नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं, आज आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकार की एक स्पेशल क्लास लेकर के उपस्थित हूं और आपको 2-3 वीडियो के अंतर्गत 2-3 क्लासों के अंतर्गत पूरा ह्यूमन राइट्स आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश है हमारी। और आपको इस जो ह्यूमन राइट्स की क्लास में, जो कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा ह्यूमन राइट एनवायरनमेंट का मिक्स पेपर जो होता है उसके लिए स्पेशल क्लास है यह। और यदि आप उस पाठ्यक्रम के दौरान इस पेपर को कहीं से अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोग इसी तरीके से इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें और आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न और जो वर्तमान समय में ह्यूमन राइट्स में बदलाव हुए, इसके कुछ जो धाराओं में बदलाव हुए, कुछ नए नियम लागू हुए, उन सभी से जुड़े हुए प्रश्न मैं लेकर के उपस्थित हूं और आप लोगों को आनंद भी आएगा क्योंकि क्लास आज की बहुत ही लाजवाब रहने वाली है। आप लोगों को उम्दा मज़ा आएगा। और आपको बता दूं कि आप लोग इस क्लास को शुरू करने से पूर्व अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर ज़रूर करें और यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक भी करें और अन्य वीडियोज़ भी देखें। आप ही लोगों के लिए समर्पित है यह क्लास। और लीजिए अब, और हमारे PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं एम ऑनलाइन क्लासेस। और चलिए पहले नंबर के प्रश्न में हम प्रवेश करते हैं क्योंकि समय का विशेष तौर हम ध्यान रखते हैं और उस समय के साथ में हम कार्य कर रहे हैं। और चलिए पहले नंबर प्रश्न में प्रवेश करते हैं और आप लोगों को जवाब देते जाना है। और चलिए अब आप लोगों को पहले नंबर प्रश्न में मानवाधिकार के प्रवेश करवाते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। क्या कह रहा है, ध्यान दें। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन अति आवश्यक है, इसलिए मैंने यह रखा है। आपको बताना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 10 दिसंबर को यह विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि इसी तरीके से प्रश्न बनेंगे आपके पेपरों में। तो चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको देते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न देने से पहले, और चलिए इसका जो उत्तर है 10 दिसंबर ही सही है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। सी पार्ट इसका सही है। और दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे मानवाधिकार का जन्मदाता कहा जाता है? ध्यान दें, किसे मानवाधिकार का जन्मदाता कहा जाता है? 12 आर्टिकल अफाद ब्लैक फॉरेस्ट 15 को, महान घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा 1215 को, या फिर मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 को, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून 1688 को। यह दूसरा जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और इसका जो भी भाई बहन जवाब दे रहा करते हैं सभी लोग सही जवाब देंगे। तो महान घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा 1215 यह पूर्णतः सही है। आपका जो भी बी पार्ट लगा रहे हैं हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आपको जैसा कि मैं बता चुका हूं, यह क्लास बहुत खास है, इसको चूक गए तो मानवाधिकार से चूक गए। आपका भी अधिकार है, इसलिए लीजिए इसमें आनंद और लगातार प्रश्नों के जवाब देते रहिए। तीसरा प्रश्न कहता है, अमेरिका में मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट ऑफ पर्सन। तीसरा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। अमेरिका में मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए पार्ट, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है अमेरिका के मूल अधिकारों को। यह ध्यान देते रहना है क्योंकि प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न हैं और सटीक हैं, जो आपके इस परीक्षा में आपकी जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं हों उनमें इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंग्लैंड में मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? संवैधानिक उपचार, मैग्ना कार्टा,
बिल ऑफ राइट्स, व्यक्तिगत अधिकार। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चौथे नंबर का आपको जवाब देना है। चौथे नंबर का प्रश्न जो है जिसका उत्तर सही है मैग्ना कार्टा। इंग्लैंड में मूल अधिकारों को जो किस नाम से जाना जाता है, तो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जबकि आपको बता चुका हूं अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। और लीजिए अब 5वें नंबर के प्रश्न में प्रवेश कर रहे हैं। लीजिए, क्या मरने का अधिकार मानव अधिकार है? क्या मरने का अधिकार मानव अधिकार है, हाँ या नहीं? सरकार पर निर्भर है या व्यक्ति पर निर्भर है? यह प्रश्न जो कहता है कितना अच्छा प्रश्न है कि क्या मरने का अधिकार मानव अधिकार है। क्या आप स्वयं मरने के लिए यह अधिकार प्राप्त है आपको कि आप मर सकते हैं, अपनी स्वयं की जान ले सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आप लोगों को भली भांति पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर होगा अर्थात नहीं, आपको मरने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह आपका ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार हो, यह आपका मूल अधिकार नहीं है। मरने का अधिकार किसी भी शख्स को नहीं है, न इस पर सरकार निर्भर करती है, न कोई व्यक्ति निर्भर करता है, न इसका हाँ ऑप्शन है, इसलिए नहीं, इसका उत्तर सुटेबल नहीं है। और किसी को भी अपनी आत्महत्या करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। यह लीजिए 6वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है। ध्यान दें, यह लागू है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, राज्यों की इच्छा पर लागू, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर। और यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है। 6वें नंबर का प्रश्न है, तो यह इसका जो उत्तर है, यह मानव अधिकार जो लागू है संपूर्ण भारत पर लागू है। 1993 की चर्चा कर रहे हैं मान्यवर, ध्यान दें, एक एक बिंदु को खोजें। यह 1993 की बात कर रहे हैं। 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जब पारित हुआ भारत में, तो यह जो है कब लागू, मतलब कहाँ पर लागू है, तो संपूर्ण भारत में यह लागू है। और 1993 की एक छोटी सी जानकारी भी आपको दे दूं कि मानव अधिकार जो जब लागू हुआ, यह 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ, जो कि हमारे भारत की स्वतंत्रता का 44वां स्वतंत्रता दिवस था। मतलब स्वतंत्रता दिवस का 44वां वर्ष था, उसी वर्ष यह लागू किया गया। यह भी ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका जो यह 1993वां संशोधन है, संरक्षण कानून है, वह मानवाधिकार कानून तो जब पारित हुआ तो भारत कितने भी वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ मना रहा था, तो 44वीं वर्षगांठ मना रहा था। और उस समय ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे भारत के उस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमें यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि यह भी आसान सा प्रश्न है। तो आपको बता दें, उस समय जो राष्ट्रपति की चर्चा की जाए तो शंकर दयाल शर्मा जी, महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे। और उस समय प्रधानमंत्री की यदि चर्चा की जाए तो उस समय 1993 में बीपी नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे भारत के। और यह बहुत ही अच्छी जानकारी है। और इस अधिनियम में यदि चर्चा की जाए तो 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। इस समय जो धाराएं थी वह 43 थी और 8 अध्याय थे। यह आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, यह सूक्ष्म रूप में। बाकी 1993 को आप कहेंगे तो हम आपको पूरा 1993 पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का संशोधन वर्ष क्या है, तो 2001 है, 2003 है, 2006 है या 2009 है। 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साफ शो हो रहा है। क्या कहते हैं, तो 7वें नंबर का जो जवाब सही है वह है आपका 2006। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का संशोधन वर्ष जो है वह 2006 है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखा जा सकता है 8वें नंबर का। मानव अधिकार संरक्षण में
अधिनियम में 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? आपको कुल कितनी धाराएं हैं यह बताना है। यह आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और वेरी मोस्ट भी है। इस पर आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मार्क लगा करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका जो उत्तर है वह है 43 धाराएं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कुल कितनी धाराएं हैं? तो 43 धाराएं हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। तो चलिए, यह प्रश्न आपको उत्तर पूर्व में बता चुका हूं, लेकिन चलिए 9वें नंबर का प्रश्न भी आ गया है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय हैं? तो 9वें नंबर का जो उत्तर सही है वह 8 अध्याय ही लगाया जा सकता है। यह आपका सही उत्तर है, राइट आंसर है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? उच्चतम न्यायालय का निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का निवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का निवृत्तमान न्यायाधीश या फिर किसी भी उच्च न्यायालय का निवृत्तमान न्यायाधीश। यह आपके स्क्रीन पर बना हुआ है, यह आपको बताना है। 10वें नंबर के प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न 10वें नंबर का। आपको बता दें कि इसका जो 10वें नंबर का उत्तर सही है वह है उच्चतम न्यायालय का निवृत्तमान मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर, और यदि कोई किसी विषय पर डाउट भी होगा तो हम आपके आगे क्लियर करते जाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। छोटे छोटे बदलाव भी हुए हैं इस समय। मानव अधिकार होते हैं केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए, केवल मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए, केवल निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए। तो इसका जो सुटेबल आंसर है आपको पता होना चाहिए कि यह सभी व्यक्तियों के लिए होता है। मानव अधिकार जो होते हैं सभी के लिए, ना कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लिए, यह सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार अर्थात मानव के अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए। लीजिए 12वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दें, मानव अधिकारों को निम्नलिखित नाम या नामों से भी जाना जाता है। आधारभूत अधिकार के तौर पर भी कह सकते हैं इसको, आधारभूत अधिकार के तौर पर जाना जाता है। पहला नंबर यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लगता है, 1 नंबर यहाँ पर होना चाहिए, फिर 2 मूल अधिकार, 3 अंतर्निहित अधिकार, चौथा हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार, 5वां हो जाएगा जन्म अधिकार। तो ये आपको पता होना चाहिए मानव अधिकार को किन नामों से जाना जाता है। इसमें आपको बताना है कि किन नामों से उत्तर इसका सही होगा। तो आपको एक कूट दिया गया है, उसमें दिया गया है कि मानव अधिकार को किन किन नामों से 1, 2, 5 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है, 2, 4, 5 सही है, या 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही है। तो आपको बता दें इसका जो सुटेबल आंसर है वह है 12 नंबर का डी पार्ट, अर्थात आपका 1, 2, 3, 4, 5। आधारभूत अधिकार पहला नंबर हो जाएगा, मूल अधिकार दूसरा हो जाएगा, अंतर्निहित तीसरा हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकार चौथा हो जाएगा, जन्म अधिकार हो जाएगा चौथा यानी 5वां हो जाएगा। आपके पांचों के पांचों यह अधिकार जो हैं यह प्राप्त हैं, यह इस मानव अधिकार को कह सकते हैं। यह आपका डी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है? ध्यान दें, मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म से मिले हैं, संघर्ष से मिले हैं, जन्म से मिले हैं, परंपरा से मिले हैं। तो आपको बता दें वह इसका जो उत्तर सही है, इसका सही मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को जन्म से मिले हैं। जन्म से वाला उत्तर अर्थात सी पार्ट आपका सही है 13 नंबर का। और सभी भाई बहनों को मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से किसी भी महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं संबद्ध, और यदि पर्यावरण या मानव अधिकार के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को देखना ना भूलें। प्रत्येक बच्चे को शेयर करें, प्रत्येक स्टूडेंट को देखना अनिवार्य है, क्योंकि मानव अधिकार का मटेरियल बहुत कम मिलता है। हम आपको पूरा मटेरियल खोज करके देंगे, पूरी क्लासेस देंगे, आपके पास करने की पूरी योजना हमारी है।
आप लोग बस केवल और केवल एक क्लास को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम देखते रहिए। बस रिटर्न भी कर पाए तो रिटर्न करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर हमारे, और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, आप लोगों के लिए निःशुल्क सेवा है, लगातार अध्ययन करते रहिए और लीजिए 40 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित दशा में कौन सी मानवाधिकार के उल्लंघन की दशा नहीं है? कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, व्यपहरण, गर्भपात कराना, छल करना। इनमें से कौन सी ऐसी स्थिति है जो कि आपकी किसके मानवाधिकार के उल्लंघन के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपको बता दें, इसका जो 14वें नंबर का उत्तर जो सही है वह है व्यपहरण। बी पार्ट इसका सही है। इसका जो 40 नंबर का उत्तर सही है, बी पार्ट ही सही है। बी पार्ट इसका सही है, व्यपहरण। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सा अधिकार ऐसा है जो मानव अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति रखने का अधिकार। तो आपको बता दें, मानव अधिकारों के अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया है तो वह अधिकार है संपत्ति का अधिकार, अर्थात डी पार्ट। 15 नंबर का जो आंसर राइट आंसर है वह है आपका डी पार्ट, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं प्राप्त है। और लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। आपका 16 नंबर का प्रश्न क्या है? इनमें से कौन मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है? इनमें से कौन मानव अधिकार के आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, ऐसा व्यक्ति जो मानव अधिकारों से संबंधित विषयों के विशेष ज्ञान रखता हो। तो कौन ऐसा विद्वान व्यक्ति, कौन ऐसा मानव होगा जो कि मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है? यह आपको बताना है। 16वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब देना है। इसका जो राइट आंसर होगा आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा डी पार्ट, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो मानव अधिकारों से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान रखता हो फिर भी वह सदस्य नहीं बन सकता है। तो यह स्थितियां बताई गई हैं, इनको भी ध्यान देते जाएं। एक एक पॉइंट में कई सवाल छुपे हैं। यदि मान्यवर आप ध्यान दे रहे हो तो एक एक प्रश्न में कई सवाल छुपे हैं, इस तरीके से आपको बताया जा रहा है। 17वें नंबर का प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के पद अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? आपको बताना है कितने सदस्य होते हैं। 4, 5, 3, 7। राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष के पद के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? आपको बताना है इनके पद के अतिरिक्त कितने सदस्य और होते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न है, तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है 5। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के अतिरिक्त 5 और सदस्य इसमें होते हैं, यह ध्यान रखना है आपको। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न कहता है, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किस धारा के अंतर्गत हटाया जाता है? मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किस धारा के अंतर्गत हटाया जाता है? तो आपको बता दें कि धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 8। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है मान्यवर, ध्यान दें, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यह, क्योंकि हटाया जाता है बात की गई है। तो सदस्यों को किस धारा के अंतर्गत, मानवाधिकार के आयोग की किस धारा के अंतर्गत हटाया जाता है सदस्य को? तो आपको बताना है कि सदस्यों को किस धारा के अंतर्गत हटाया जाता है। तो धारा 5 के अंतर्गत इनको हटाने की प्रक्रिया है। तो यह ध्यान रखने योग्य बात है, बी पार्ट इसका सही है, धारा 5 ही इसका उत्तर सही है। यह विशेष ध्यान रखना है क्योंकि एक एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या कहता है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जिस समिति की सिफारिश पर करता है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
पुनः सुन लें, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति जिस समिति की सिफारिश पर करता है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बताना है उपराष्ट्रपति होता है, मानव प्रधानमंत्री होता है, या लोकसभा का अध्यक्ष होता है, या लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। आपकी स्क्रीन पर यह 19वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, तत्काल प्रभाव से जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इसका राइट आंसर है। तो पदेन अध्यक्ष जो होता है उस समिति का, उसका प्रधानमंत्री होता है, अर्थात आपके प्राइम मिनिस्टर हमारे वह होते हैं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 20वें नंबर के प्रश्न में पहुंच गए हैं। मानव अधिकार आयोग के सदस्य की पदावधि के लिए कितनी आयु होती है? मानव अधिकार आयोग के सदस्य की पदावधि के लिए कितनी आयु होती है? 75 ईयर्स, 60 ईयर्स या 70 ईयर्स, या आयु की कोई सीमा नहीं है। आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। मानव अधिकार आयोग के सदस्य की पदावधि के लिए कितनी आयु होती है? तो आपको बताना है, 20वां नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। इसका जो राइट आंसर है वह है 70 ईयर्स, 70 वर्ष। तो 20वें नंबर का 70 वर्ष सही है उत्तर, कि सदस्य की जो पदावधि होती है 70 वर्ष होती है। लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वह विशिष्ट एजेंसी शिक्षा एवं संस्कृति के लिए माध्यम से शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करती है, वह कौन सी एजेंसी है? यूनिसेफ है, यूनेस्को है, UNHCR है, या UN कमीशन है? आपको बताना है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है 21वें नंबर का, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे, आशा करते हैं कि सभी लोग सही जवाब दे रहे होंगे। तो इसका जो उत्तर है वह है यूनेस्को, अर्थात बी पार्ट। वह विशिष्ट एजेंसी जो शिक्षा एवं संस्कृति के माध्यम से शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करती है, तो वह है यूनेस्को, ऐसी एक संस्था है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आपकी स्क्रीन पर 22वें नंबर का बिंदु है। बहुत ही जल्द प्रश्नों की श्रृंखला जो पूरी है वो पूरी की पूरी देने वाला हूं आज की, और अगली क्लास में प्लेलिस्ट में आपको प्राप्त हो जाएगी ह्यूमन राइट बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको बता दें, पूरे विषयों की, किसी भी विषय की आपकी प्लेलिस्ट देखें आपको बनी मिलेगी। एम ऑनलाइन क्लासेस पर सर्च करिए, प्लेलिस्ट में BU झांसी आपको मिल जाएगी, और आप लोग तत्काल प्रभाव से सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। केवल निःशुल्क सेवा है। प्रैक्टिस करिए, आधा 30 मिनट के आधा घंटे के वीडियो हैं, या 20 मिनट का 15 मिनट का शॉर्ट वीडियो हैं, आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा और पूरे क्लासेस पूरे क्वेश्चन से याद हो जाएंगे। 22वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5, 4, 3, 2। 22 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है कौन सा आंसर सही है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं 22 का, तो आपको बता दें इसका जो उत्तर सही है 5। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, यह आपको याद रखना होगा। लीजिए आपके 22 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होगा। यह अगले प्रश्न में बढ़ते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर का इसमें देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए किया जाता है? उत्प्रेषण लेख, परमादेश, निषेधाज्ञा या अधिकार प्रक्षा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? 23 नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन है सभी लोग जवाब दें 23 नंबर का। तो इसका जो सही है अधिकार प्रक्षा, वह कानून है एक किस्म से कहा जाए, वह आदेश है जो कि किसी भी सार्वजनिक कार्यालय पर किसी भी व्यक्ति को अधिकार करने से रोकता है। यह आपका डी पार्ट सही है। लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 23 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हो गई है। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को की गई?
आपको बताना है तत्काल और कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाएं। 10 दिसंबर 1947, 10 सितंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 या 30 दिसंबर 1948। 24वें नंबर का प्रश्न है, मान्यवर तत्काल प्रभाव से जवाब दें क्योंकि बहुत ही स्पेशल क्लास है। 24वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक जो घोषणा की गई, वह घोषणा किस तिथि को की गई? तो 10 दिसंबर 1948 को की गई। इसका 24वें का सी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर का, भारतीय संविधान में मानव अधिकारों को किस नाम से सम्मिलित किया गया है? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मूल अधिकार या संवैधानिक अधिकार? भारतीय संविधान में यदि मानव अधिकारों को जो सम्मिलित किया गया है उसको क्या नाम दिया गया है, किस नाम से सम्मिलित किया गया है, आपको बताना है। तो यह 25 नंबर का प्रश्न है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे, आशा करते हैं तो वह मूल अधिकार के नाम से यह मानव अधिकारों को संविधान में जगह मिली है। यह ध्यान देना है कि मूल अधिकार की चर्चा हो या मानव अधिकार की चर्चा हो तो वही सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं और मूल अधिकार दिए गए हैं, देख लीजिए। इसमें कहा गया है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 अर्थात 35 पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं। इसमें दिए गए भाग 3 में दिए गए हैं और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक सभी मूल अधिकार हमारे सम्मिलित हैं। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर कहता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को प्रभावशील होगा? तो 10 दिसंबर 1993, 28 सितंबर 1993, 8 जनवरी 1994, 26 नवंबर 1993। 26वां नंबर प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब देना है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, 28 सितंबर 1993 इसका सही है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को प्रभावशील होगा? तो 28 सितंबर 1993 को यह प्रभावशील होगा। 26वें नंबर का बी पार्ट चलिए कंप्लीट होता है। 28 सितंबर 1993 सही है। लीजिए 27वें नंबर प्रश्न में प्रवेश कर गए हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण सशस्त्र बल से अभिप्रेत है? तो नौसेना, थल सेना, वायुसेना, उपरोक्त सभी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत सशस्त्र बल से अभिप्रेत है तो कौन सेना अभिप्रेत है? नौसेना, थल सेना, वायुसेना, उपरोक्त सभी। तो 27 नंबर का जो उत्तर सही है वह है उपरोक्त सभी इससे अभिप्रेत हैं, सभी पर यह लागू है। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। यह डी पार्ट ही सही, उपरोक्त सभी। और लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर कहता है कि मानव अधिकार किसी भी सभ्य समाज के, सभ्य समाज के विकास में होते हैं। यहां पर शब्द की जगह पर आपको बता दें सभ्य हो जाएगा। सभ्य समाज, किसी भी सभ्य समाज के, आपको बता दें कि किसी भी सभ्य समाज के विकास में होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, या आपको बता दें कि यह मूल अधिकार जो हैं यह आपके कैसे होते हैं? तो मूल अधिकार होते हैं या केंद्र बिंदु होते हैं। 28वां नंबर प्रश्न कहता है तो इसका जो है मूल आधार होते हैं। उत्तर सही होगा। मानव अधिकार किसी भी सभ्य समाज के विकास के कैसे होते हैं? तो मूल आधार होते हैं उसका, सभ्य समाज का। लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर 29 नंबर का प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन दिया गया। क्या कहता है? वर्तमान में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं? सदशिवम, HL दत्तू, मोटेक सिंह अहलूवालिया, अरुण कुमार मिश्रा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 29 नंबर का है। बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न है। यह वेरी मोस्ट प्रश्न है वर्तमान दृष्टि से। यह प्रश्न आपका आ भी सकता है इसी वर्ष, मान लीजिए। यह आपको बता दें कि 13 अगस्त को जो पेपर होने वाला है ह्यूमन राइट एंड एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट की भी बहुत सी क्लासेस प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और भी नई क्लासेस बना रहा हूं, आप लोगों तक बहुत ही जल्द प्रोवाइड होंगी। लेकिन
आप जो क्लासें दी गई हैं उनको देखना ना भूलें। इसका जो उत्तर सही है, वर्तमान में मानव अधिकार के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह मान्यवर हैं कौन, अरुण कुमार मिश्रा जी। इनके पहले HL दत्तू जी थे, बी पार्ट सही था, लेकिन अब अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। यह ध्यान देना है, जो कि मैं अभी वर्तमान में अगस्त माह में चर्चा कर रहा हूं, तो अगस्त माह के अंतर्गत आप लोग 2021 की चर्चा है, तो अरुण कुमार मिश्रा जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। उससे पूर्व इसमें छोटी सी जानकारी भी दी गई है। क्या दी गई है इसको भी ध्यान दे लें कि 2 जून 2021 को जस्टिस रिटायर्ड अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पद पिछले 6 महीने से खाली पड़ा था। इससे पहले देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 2 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया था। तब से यह पद जो था वह रिक्त था, लेकिन अब वर्तमान में 2 जून 2021 से जो रिटायर्ड जस्टिस हैं वह अरुण कुमार मिश्रा जी वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं हमारे भारत के। यह ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही अच्छा बिंदु था, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन था। 30 नंबर में प्रवेश कर गए हैं मान्यवर। ध्यान दें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और वेरी मोस्ट यह भी प्रश्न है, क्योंकि यह भी आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी, सुश्री फातिमा बीबी जी, और न्यायमूर्ति सुखदेव सिंह जी, और न्यायमूर्ति श्री AS कौंग जी। और चलिए देखिए, आपको बता दें 30वें नंबर के प्रश्न में प्रवेश किए हैं, तो 30वें नंबर का जो उत्तर सही है वह है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी। तो इसका जो उत्तर राइट आंसर है वह न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी हैं कि प्रथम जो अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार के भारत में रहे तो वह न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी, और अरुण कुमार मिश्रा जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और आशीष मिश्रा जी आपको पढ़ा रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि तीनों मिश्रा जी लोग आपके लिए तत्पर हैं, मानवाधिकार वाले हों या एम ऑनलाइन क्लासेस वाले हों। चलिए इसी के साथ में 2 लाइनें जरूर आपको गौरवान्वित करेंगी। 2 लाइनों से आपको जोड़ता हूं। क्या कहती हैं कि जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। किस्मत की रोटी तो कुत्ते के भी नसीब में होती हैं, इसलिए जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ, क्योंकि किस्मत की यदि रोटी के पीछे बैठे रहे तो किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है। इसलिए मान्यवर ध्यान दें, काबिलियत बढ़ाइए अपनी। और एक लाइन से जोड़ता हूँ, जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल जो हैं अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं, यह कहा जाता है। इसलिए आप यदि किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, या आपकी शैक्षिक समस्या हो या स्वास्थ्य की समस्या हो, तो आप उसमें संघर्ष जरूर करें और अपने आप को हराए नहीं और हार नहीं माने। संघर्ष करना ही लक्ष्य है। हर दिन कुछ न कुछ नई चुनौती आएगी, नया आपके सामने कोई न कोई एक चुनौती आएगी, एक पहाड़ सामने आ जाएगा। उस चुनौती को जो पार कर लेगा वही तो काबिले तारीफ होगा। इसलिए ध्यान दें, आप केवल और केवल अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें। अपना एम ऑनलाइन क्लासेस जैसा कहती है कि हमारा भी लक्ष्य यही है कि आप लोग केवल और केवल अपने रास्ते को सुगम बनाने के लिए खूब मेहनत करें, काबिल बने, मेहनत करिए, आपको जरूर लक्ष्य प्राप्त होंगे। चलिए, क्योंकि आपको कह दूं कि सत्य बात यही है कि कर्मवीर जो होते हैं जितना छोड़ जाते हैं
अकर्मण्यों को उतना ही मिलता है। कर्मवीर जितना छोड़ जाते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, कार्य करने वाले लोग होते हैं, जितना उनसे छूट जाता है थोड़ा बहुत, अकर्मण्यों को वही मिलता है और कर्मवीर अच्छा अच्छा लेकर के चले जाते हैं। इसलिए कर्मवीर बने, अकर्मण्य ना बने। आप लोग जरूर मेहनत करें। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बार के सभी प्रकार के एग्जाम में पूर्णतः पास होंगे और पूर्णतः मेहनत करेंगे, अपने जीवन के प्रत्येक पड़ाव में मेहनत करेंगे। और आपको आगे के भी प्रश्न अभी से जोड़ता हूं, क्योंकि आज की जो श्रृंखला है वह हमारी 35 प्रश्नों की श्रृंखला है। और लीजिए, आपका 31वां नंबर आपकी स्क्रीन पर शो करता हूं। तत्काल प्रभाव से ध्यान दें क्या कहता है। 31 नंबर का, मानव अधिकार आयोग के सदस्य की पदावधि क्या होती है। 5 वर्ष होती है, 7 वर्ष होती है, 9 वर्ष होती है, पद मुक्ति तक होती है। तो मानवाधिकार आयोग के सदस्य की पदावधि जो होती है वह कब तक होती है, यह आपको बताना है। तो आपका उत्तर जो सही है इसका 5 वर्ष इसका सही है। कि उसकी सदस्य की जो पदावधि होती है वह होती है 5 वर्ष, 5 ईयर्स होती है। यह ध्यान देने योग्य बात है। 31वां नंबर है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस पर विशेष नज़र रखें। और लीजिए 32वें नंबर की ओर चलते हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 18 से 19, अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 22 से 23, अनुच्छेद 24 से 25। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 18 से 19, अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 22 से 23, अनुच्छेद 24 से 25। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 32वां नंबर है। जो भी भाई बहना जवाब दे रहे होंगे अधिकतर लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अनुच्छेद 20 से 21 इसका राइट आंसर है 32वें नंबर का। हम आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से अध्ययन करते रहें। लीजिए 33वें नंबर प्रश्न में पहुंच गए। छुआछूत शब्द। छुआछूत शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आसान सा क्वेश्चन है, मैं कई बार बता चुका हूं। तो अनुच्छेद इसका 17, आर्टिकल 17 अर्थात 17 अनुच्छेद में यह वर्णित है। आपका 33 नंबर का प्रश्न जो है इसका जो सही है अनुच्छेद 17। ध्यान दें, छुआछूत शब्द जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। यह आर्टिकल आपका 17 में। 34वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को कौन हटा सकता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों पावरफुल लोग हैं, क्या बात है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कौन हटा सकता है, किसको यह अथॉरिटी है। तो यह केवल और केवल राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को यह अथॉरिटी है कि वह मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को हटा सकते हैं। चलिए, यह आपको अगला प्रश्न 35वां नंबर में प्रवेश कराते हैं। अंतिम प्रश्न है और अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे। 35वां नंबर कहता है, प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया 35वां नंबर है। तो आपको बता दें, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं इसका जो सही है 10 दिसंबर 1993 से प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया। यह पूर्णतः सत्य है और इसी तरीके से आप लोग अध्ययन करते रहें। और चलिए 10 दिसंबर 1993। थैंक्स फॉर वाचिंग। एम ऑनलाइन क्लासेस का लोगो आपके सामने बना हुआ है। इस लोगो को यदि देखें तो आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा ही चैनल है ओपन द डोर टू सक्सेस। और लाइक करें। सभी दोस्त जो भी हमारे जुड़े हुए नए साथी हैं वह सभी लाइक करें, पुराने साथी भी लाइक करें। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वह सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम आपके लिए तत्पर हैं, लगातार लगे हुए हैं। और आपको PDF भी प्राप्त होगी हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस पर। उसमें जो लिंकें दी गई हैं YouTube, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी और व्हाट्सएप, इन सभी लिंकों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे आपकी स्क्रीन पर नंबर भी दिया गया हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। 9340055344 उत्तर सही है। और चलिए अब हम आपसे
विदा लेते हैं और चलिए अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन जरूर करते रहें। आशा करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। वंदे मातरम साथियों।